हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव के उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है। 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और इसके साथ साथ उनके अंदर रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी जुड़ी हुई थी। ये सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था और ये जाना था कि पर किडनी करीब 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होती हैं, जो कि इनका यूनिट स्ट्रक्चर है, किडनी का यूनिट फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। जैसा कि हमने बताया था कि तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से तमाम ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं बॉडी के अंदर, जिनका कि समय समय पर निकालना बहुत जरूरी है। इनमें मेन होता है यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ हार्मफुल साल्ट, जरूरत से ज्यादा वाटर, ये सारी चीजें बॉडी से निकालना जरूरी होता है। तो इसके लिए क्या हमने बताया था कि जो यूनिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है दैट इज नेफ्रॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम पहले जान ले। नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका अपर पार्ट, सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट, सबके शुरुआती पार्ट जो है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि कहते हैं बोमैंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमैंस कैप्सूल। ये इतना पोर्शन कप लाइक दैट इज बोमैंस कैप्सूल। इसके ऊपर एक ब्लड कैपिलरीज का मास होता है जो एक पूरा नेटवर्क बनाता है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस में 2 तरह की आर्टरियोल होती है। आप जानते हैं आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आती है हार्ट से। इनमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। ऑक्सीजन तो होता है ऑक्सीजनेटेड, लेकिन इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज लेके आती है और फिल्टर करने के लिए। और आर्टरीज की हर एक आर्टरी तो हर एक वुमेन कैप्सूल में जाएगी नहीं, क्योंकि लाखों की संख्या में। तो इनकी आर्टरीज की ब्रांचेस बन जाती हैं और उन्हें कहते हैं माइनर, छोटी छोटी ब्रांचेस, तो उनको कहते हैं आर्टरियोल। तो ये है आर्टरियोल, आर्टरी का ही छोटा रूप, छोटी ब्रांच। अब जो लेकर आती है दैट इज एफरेंट आर्टरियोल, और जो लेकर जाती है दैट इज इफरेंट आर्टरियोल। ठीक। और एफरेंट आर्टरियोल में क्या होता है? डर्टी ब्लड होता है। ठीक। अब उसके बाद जो शुरू होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो एक मुड़ा हुआ कन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी भी कहते हैं। पीसीटी कहते हैं। ये एक घुमावदार नली स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर शुरू होता है वो एक यू शेप ट्यूब होती है, जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, जो यू ट्रेप स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। इसके बाद जो फिर से एक बार ये कन्वोल्यूट होती है, यानी फिर से मुड़ावदार नली बन जाती है, जिसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी। इधर पीसीटी, इधर डीसीटी। ये पास का, ये दूर का। प्रॉक्सिमल माने पास का, डिस्टल माने दूर का। ठीक। अब ये नली जाकर एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो जाती है, जिसके के अंदर लाखों की तादाद की जितने भी नेफ्रॉन होते हैं सबकी एंडिंग जुड़ी होती है, और सब अपने अपने फिल्ट्रेट इसी के अंदर छोड़ते हैं। और यही फिल्ट्रेट यूरिन कहलाता है, जो बाद में यूरेटर में के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। अब ये प्रोसेस होती कहती है। तो हुआ स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन देखिए। अब आप देख रहे हैं कि एफरेंट
जो डर्टी ब्लड लेके आ रही है उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है और इफरेंट का कम है। मार्क किया आपने, ये ज्यादा चौड़ी है और ये कम चौड़ी है। होगा क्या कि सपोज कीजिए एक मोटी पाइप है और उसके एक एंड पे हमने एक बैलून बांध दिया दोनों तरफ से काट के, और इधर एक पतली नली लगा दिया। अब वाटर यहां फोर्स से गया, होगा क्या, यहां कम फोर्स से निकल रहा है और यहां हाई प्रेशर है। ठीक, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये वाटर जो ये बैलून जो है वो बल्ज हो जाएगा कि नहीं, ये जो है वो बल्ज हो जाएगा और वाटर इसी के अंदर, और अल्टीमेटली काफी टेंशन क्रिएट हो जाएगा बैलून की वॉल पे। सेम प्रोसेस यहां पर भी होती है। यहां पर क्या होगा, अल्टीमेटली होते होते बैलून फट जाएगा, लेकिन यहां पर वो फटने वाली चांसेस नहीं होती। यहां पर क्या होता है कि इतने प्रेशर से जब ब्लड जाएगा और यहां कम प्रेशर से निकलेगा तो यहां बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और अल्टीमेटली होगा क्या कि जो इसके अंदर की जितनी गंदगी है, जो पास होने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो यहां से फिल्ट्रेट होके बोमेल्स कैप्सूल में आ जाएंगे। बोमेल्स कैप्सूल में इनकी वॉल भी आपने पढ़ा है लास्ट ईयर कि स्क्वैमस एपिथेलियम की यानी थिन वॉल्ड होती हैं बोमेल्स कैप्सूल की वॉल्स, और ब्लड वेसल की वॉल्स भी उसी की बनती है। तो थिन वॉल्ड दोनों तरफ है और यहां पर ब्लड जब प्रेशर से आया तो टपक के वो आ जाता है बोमेल कैप्सूल में फिल्टर होकर। जो बड़े सेल्स हैं वो नहीं फिल्टर हो पाते, जैसे कि ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, ये नहीं आ पाएगा। बड़े मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के हैं वो नहीं आ पाएंगे, फैट के जो बड़े ग्लोबुल हैं वो नहीं आ पाएंगे। केवल कौन आएगा फिल्टर में, क्या क्या आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, और इसके साथ ही साथ कई यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ जाएंगे। जैसे कि ग्लूकोज हुआ वो बॉडी के लिए जरूरी है, सोडियम हुआ बॉडी के लिए जरूरी है, वाटर हुआ वो भी जरूरी है। इसके अलावा कुछ एमिनो एसिड्स हैं जो बहुत बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे ये आके और होते हुए कलेक्टिंग ट्यूबुल में चले जाते हैं। अब सवाल ये कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे, हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी से निकल जाए वो ठीक है, लेकिन यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन या बॉडी के लिए वो जरूरी है, बॉडी उनको अपने से बाहर जाने नहीं देगी। तो डर्टी ब्लड में यूरिया है, यूरिक एसिड है, लेकिन जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर होके आया, उसके अंदर क्या क्या आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, एमिनो एसिड भी आ गया, वाटर भी आ गया, साल्ट लाइक सोडियम भी आ गया, जो कि यूजफुल सब्सटेंसेस है। दीज सब्सटेंसेस आर यूजफुल। तो होता क्या है कि इनका जो है रीएब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी प्रोसेस, पहला फिल्ट्रेशन तो हो गया जो यहां पर होगा ग्लोमेरुलस और बोमेल्स कैप्सूल में, लेकिन अब इनका रीअब्जॉर्प्शन जो यूजफुल सब्सटेंसेस है इनका होना जरूरी। तो रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय पेरिटेबुलर कैपिलरीज। ये जितनी एफरेंट वेस्यूल की जो ब्रांचेस हैं वो पूरा का पूरा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को घेरे हुए हैं, और इन्हीं को कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। दीज आर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पीटीसी। ये क्या करती हैं, फिर से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे ग्रीन एरो में दिखाया गया है, ब्लू एरो में तो आपको फिल्ट्रेट दिखाया गया है, और ग्रीन एरो आपको शो कर रहा है कि रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है,
किस किस प्रोडक्ट का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, वाटर का और साल्ट लाइक सोडियम का, इनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस लेके और फिर क्लीन ब्लड के साथ ये रीनल वेन के थ्रू पहुंच जाती हैं इंफीरियर वेना केवा यानी हार्ट के पार्ट में, जहां पर हार्ट, क्योंकि वेन है तो वेन हार्ट में ब्लड ले जाएगी, आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड ले आएगी। ठीक, तो ये क्लीन ब्लड ले जाके ये हार्ट में, ये क्लीन है प्लस डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है जो कि यूज हो गया नेफ्रॉन के अंदर, और ये डर्टी है लेकिन ऑक्सीजनेटेड है। ठीक, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन था। अब ये सारे के सारे ट्यूबुल्स जो है जाके, मतलब ये पूरा डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल से होते हुए ये कलेक्टिंग ट्यूबुल में पहुंचती है, कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं इसको, और इसी कलेक्टिंग डक्ट में लाखों एंडिंग होती है नेफ्रॉन की, और सब अपने फिल्ट्रेट इसी के अंदर छोड़ते हैं और इस फिल्ट्रेट को कहते हैं यूरिन, और ये यूरिन जो है फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है। तो ये सारी की सारी फंक्शनिंग है इसकी। अब एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लीजिए कि क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में डर्टी ब्लड comes from broad afferent arteriole, ये लेके आती है डर्टी ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरी। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ग्लोमेरुलस, a mass of blood capillaries having high pressure due to narrow efferent arteriole। अब efferent arteriole नैरो है, ये ब्रॉड है, तो यहां से ज्यादा से प्रेशर आ रहा है और ये कम से जा रहा है, तो यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा और ये फिल्टर होके बोमैंस कैप्सूल में आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फिल्ट्रेट moves towards collecting tubule। ठीक, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फिल्ट्रेट containing useful substances like glucose, amino acid, useful salt like sodium and water etc। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है,
useful substances are reabsorbed by the peritubular capillaries. सिक्स स्टेप में क्या होता है? द peritubular capillaries containing clean blood terminate into renal vein, from where they goes to heart. ठीक. Now seventh step, the remaining filtrate containing urea, uric acid, harmful salt, and water, with water goes to collecting duct, collecting tubule. Eighth, this filtrate is yellowish in color and harmful for body, is known as urine. Ninth step, this urine moves towards urinary bladder through ureter. And final 10th step, time to time this urine passes out from the body through urethra. So it is all about the urine formation, and by this method the total functioning of kidney you can understand. I think it is all about for your knowledge. So thanks for watching this video. Thank you very much.